हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम यूजीसी नेट का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को रीड आउट करने जा रहे हैं, जो कि है आरबीआई, जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है। आज हम इसे रीड आउट करने वाले हैं एंड में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आरबीआई से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं यूजीसी नेट के एस्पेक्ट से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम रीड आउट करेंगे सब कुछ आरबीआई के बारे में कि उसकी डेट ऑफ स्टैब्लिशमेंट क्या है, कब नेशनलाइज हुआ, कौन सी कमेटी ने इसकी रिकमेंडेशन दी, प्लस आरबीआई का मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, कितने मेंबर्स होते हैं उसकी मैनेजमेंट पे, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, और आरबीआई की कौन कौन सी सब्सिडरीज हैं, और एंड में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि यूजीसी नेट के एक्सपेक्ट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है अबाउट आरबीआई। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आरबीआई है क्या। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारे देश का यानी कि इंडिया का एक सेंट्रल बैंक है। आरबीआई इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब जो आरबीआई है उसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई? जो आरबीआई है उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई 1935 में, और जो आरबीआई एक्ट है वो है 1934। यहाँ पर मिस प्रिंट है जो कि 1935 है, जबकि आरबीआई का एक्ट है 1934 और इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1935 में। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरबीआई जो है इस्टेब्लिश हुआ 1935 में, लेकिन आरबीआई एक्ट है 1934। उसके बाद है आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ? तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ 1949 को। कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे आरबीआई को फॉर्म किया गया? तो वो कमेटी है हमारी हिल्टन यंग कमीशन, जिनकी रिकमेंडेशन पे हमारे आरबीआई को फॉर्म किया गया। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर। जो आरबीआई है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। ठीक है। इसके अलावा इसके 4 जोनल ऑफिसेज हैं जो कि डीएमसी के यानी कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में स्टैब्लिश्ड हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द आरबीआई। अब जो आरबीआई का हेडक्वार्टर है जो कि इस टाइम मुंबई में है, जब ये इनिशियली आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ था तब इसका हेडक्वार्टर था हमारे कलकत्ता में, लेकिन बाद में इसको शिफ्ट कर मुंबई में इस्टेब्लिश कर दिया गया। तो मुंबई में इस्टेब्लिश हुआ 1937 में। उससे पहले जब आरबीआई बना और उससे लेकर 1937 तक इसका जो हेडक्वार्टर था वो था कलकत्ता। तो उसके बाद ही इसको मुंबई में इस्टेब्लिश किया गया 1937 को। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ आरबीआई। जो आरबीआई की मैनेजमेंट है इसमें टोटल 21 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एक होता है हमारा गवर्नर, 4 होते हैं हमारे डिप्टी गवर्नर, 4 होते हैं हमारे डायरेक्टर्स। ये जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो हमने ऊपर जोनल ऑफिसेस पढ़े हैं जो कि डीएमसी के में है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, वहीं से ही 4 ऑफिसेस के 4 डायरेक्टर इसमें अपॉइंट किए जाते हैं। तो 1 गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 4 डायरेक्टर्स जो कि 4 जोनल ऑफिसेस से बिलोंग करते हैं, एंड 10 डायरेक्टर्स। ये जो डायरेक्टर होते हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है, और 2 ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जिसको हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो अपॉइंट करते हैं। जैसे कि हमारे करंट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, तो वो 2 ऑफिसर्स को अपॉइंट करती है आरबीआई की मैनेजमेंट में। नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। जैसे कि आप सबको पता है कि जो आरबीआई होता है वो हमारे देश में जो पैसा है उसका फ्लो के लिए एक मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्म करता है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है उस कमेटी को हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब हम पढ़ेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेन वर्क होता है मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना। इसके अंदर टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, और ये सबसे पहले जो फॉर्म की गई थी वो की गई थी फाइनेंस एक्ट 2016 में। 2016 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, और इन्होंने अपनी फर्स्ट मीटिंग मुंबई में की। कब करी? 3 अक्टूबर 2016 को। इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्राइस स्टेबिलिटी लाना। अब जो टोटल 6 मेंबर्स हैं इसमें से एक तो होता है हमारा गवर्नर, ठीक है। अब 3 मेंबर्स ऐसे होते हैं जो कि हमारा आरबीआई अपॉइंट करता है, और 3 मेंबर्स ऐसे होते हैं जो कि हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। तो टोटल जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसके अंदर हमारे टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 3 आर अपॉइंटेड बाय आरबीआई एंड 3 आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूट जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो हमारा सेक्शन है बैंकिंग का जो सेक्शन है 45ZB, उसके अंडर फॉर्म की गई है। तो टोटल इसके अंदर 6 मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो हमारा आरबीआई है वो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता है, ठीक है। तो इसकी 2 टेक्निक्स होती हैं, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और क्वालिटेटिव टेक्निक्स। फर्स्टली वी रीड आउट द क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। तो फर्स्ट होता है इसमें बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? एट विच आरबीआई लैंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक। जो रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को जो लोन होता है वो लैंड करती है, अमाउंट लैंड करती है, उसे हम बोलते हैं बैंक रेट, ठीक है। नेक्स्ट होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है कि
खरीदना, यानी कि जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है। अब मेन जो हमारी आरबीआई है उसका काम है मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। तो अगर वो मनी सप्लाई को एक्सपेंड करना चाहती हैं तो वो अपनी सिक्योरिटीज़ को मार्केट में खरीद लेती हैं, ठीक है। और अगर वो मनी सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हैं, यानी कि रोकना चाहती है, कंट्रोल करना चाहती हैं, तो वो जो अपनी सिक्योरिटीज़ होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है, उसको मार्केट में सेल कर देती है। जब वो अपनी मार्केट में अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल कर देती है तो सारा का सारा जो मार्केट का पैसा होता है वो आरबीआई के पास आ जाता है, और हमारी जो कंट्री है, हमारा जो इंडिया है, इसमें मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाता है, यानी कि मनी की सप्लाई कम हो जाती है। लेकिन अगर हमारी आरबीआई चाहती है कि मनी की सप्लाई एक्सपेंड हो, तो इस केस में आरबीआई अपनी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है उनको बाय कर लेती है। बाय करने से जो हमारी कंट्री है उसमें हमारा जो पैसा होता है वो एक्सपेंड हो जाता है, यानी कि उसको एक्सपेंड हो जाता है वो। नेक्स्ट है हमारा सीआरआर। सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो, जो हमारे बैंक्स होते हैं उनको हमारी आरबीआई के पास कुछ अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ कैश डिपॉजिट कराना पड़ता है, इसी रेशो को हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशो। अब ये हमारी मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करेगी? अगर आरबीआई हमारा कैश रिजर्व रेशो इंक्रीज़ कर देगी तो मनी सप्लाई हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, और अगर हमारी आरबीआई कैश रिजर्व रेशो को डिक्रीज़ कर देती है तो हमारी मनी सप्लाई एक्सपेंड हो जाएगी। नेक्स्ट होता है हमारा रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? द रेट एट विच आरबीआई लोन्स या लैंड टू द बैंक्स। जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देती है उस रेट को हम बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है। तो रेपो रेट क्या होगा? जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देगी। अगर ये रेट कम होगी, ठीक है, अगर ये रेट रिड्यूस होगी तो हमारी जो मनी सप्लाई होगी वो एक्सपेंड हो जाएगी, लेकिन अगर ये रेट इन्हांस होगी यानी कि इंक्रीज़ होगी तो हमारी मनी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट होता है रिवर्स रेपो। रेपो क्या होता है? जिस रेट पे आरबीआई हमारे कमर्शियल बैंक को लोन देती है। रिवर्स रेपो मतलब इसका जस्ट रिवर्स, कि ऐसी रेट जिस पे हमारी आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन लेती है, ठीक है। तो इट इज़ अ रिवर्स ऑफ रेपो रेट। तो अगर हमारा ये रेट इंक्रीज़ होता है, ठीक है, अगर हमारा रिवर्स रेपो इंक्रीज़ होता है तो मनी सप्लाई भी इंक्रीज़ हो जाती है, और अगर ये डिक्रीज़ होता है तो मनी सप्लाई भी डिक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा एसएलआर। एसएलआर यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अब सीआरआर और एसएलआर बोथ आर सेम बट देयर इज़ अ माइनर डिफरेंस। सीआरआर में क्या होता है? कुछ कैश रिजर्व जो होता है, कैश अमाउंट जो होती है वो हमारे कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास डिपॉजिट करानी होती है, जबकि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी की रेशो क्या होता है कि कुछ परसेंट जो भी उनका डिपॉजिट होता है उसका हमारा जो आरबीआई है वो डिसाइड कर देता है एसएलआर को, और उस अमाउंट का, उस परसेंटेज को अभी हमारे जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनको खुद के पास डिपॉजिट करके रखने पड़ते हैं अलग से इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व, तो उसे हम बोलते हैं एसएलआर। अगर जो कमर्शियल बैंक है वो डिपॉजिट कराते हैं आरबीआई के पास तो उसे हम बोलते हैं सीआरआर, लेकिन अगर वो खुद ही अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए जो डिसाइडेड रेट है उसके अकॉर्डिंग जब कैश को रिजर्व करते हैं तो उसे हम बोलते हैं एसएलआर। नेक्स्ट है हमारी कुछ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी कुछ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स भी होती हैं, जैसे कि फर्स्ट है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट मतलब होता है जो भी जितने का भी हम लोन दे रहे हैं और जितने की हमारे पास सिक्योरिटी डिपॉजिट है उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो होता है हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट। जैसे कि हमने किसी को 50 लाख का लोन दिया और उसने हमें 60 लाख की सिक्योरिटी दी, ठीक है, तो जो 10 लाख है वो हमारा है मार्जिनल रिक्वायरमेंट, कि हमने उसे सिक्योरिटी तो डिपॉजिट कराई 60 लाख की लेकिन हमने उसे लोन दिया 50 लाख का। अब ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है, ये जो डिफरेंस है, ये जितना इन्हांस होएगा यानी कि इंक्रीज़ होगा उतनी जो हमारी मनी सप्लाई होगी वो क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, और जितना मार्जिन ऑफ रिक्वायरमेंट रिड्यूस होगा यानी कम होगा, डिक्लाइन होगा, उतनी ही हमारी मनी सप्लाई जो होगी वो एक्सपेंड हो जाएगी। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट भी हमारी मनी सप्लाई को अफेक्ट करता है कि उसको कंट्रोल करना है या कॉन्ट्रैक्ट करना है या एक्सपेंड करना है। अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा तो मनी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, और अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट कम होगा तो हमारी जो मनी सप्लाई है वो एक्सपेंड हो जाएगी। नेक्स्ट है फिक्सिंग लिमिट ऑफ लोन। कई बार आरबीआई जो होता है वो लोन की लिमिट भी सेट कर देता है कि इससे ज़्यादा हम लोन जो होता है, जो कमर्शियल बैंक है, इससे ज़्यादा लोन नहीं दे सकते। नेक्स्ट है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। इसका मतलब है कोटा फिक्स कर देना कि इस चीज़ को हम इतना ही लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, कोटा फिक्स कर देना, इसके थ्रू भी हम मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है मोरल परसुएशन। इसके अंदर क्या होता है कि जो सेंट्रल बैंक होता है वो मॉरली परसुएट कर सकता है कि जो आरबीआई है सेंट्रल बैंक है वो मॉरली बैंक्स को परसुएट कर सकता है कि वो इस पर्टिकुलर सेक्टर को या इस कंपनीज़ को इतना ही लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हमारी जो मनी सप्लाई है उसको हम कंट्रोल, कॉन्ट्रैक्ट या उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारा सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई। तो इसके लिए बताना है कि हमारी जो आरबीआई है उसकी 4 सब्सिडरी हैं। 4 सब्सिडरी कौन कौन सी है? फर्स्ट है नेशनल हाउसिंग बैंक,
सेकंड है भारतीय रिजर्व नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, थर्ड है नाबार्ड और फोर्थ है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेशनल हाउसिंग बैंक। तो ये याद रखना है कि हमारी आरबीआई की टोटल 4 सब्सिडरीज हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक कब स्टैब्लिश हुआ था? ये इट इज स्टैब्लिश ऑन 9 जुलाई 1988। ठीक है, इट इज़ अ अपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ हाउसिंग। ये हाउसिंग का एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड। इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी फैब 1955 को। और ये जो प्राइवेट लिमिटेड, जैसे कि हमें पीछे नज़र आ रहा है प्राइवेट लिमिटेड, इसका मतलब ये कंपनी है और ये कब रजिस्टर है? ये हमारा जो इंडियन कंपनी एक्ट 1956 है उसके अंडर इसको रजिस्टर किया गया है। इसकी जो ऑफिस है वो सिचुएटेड है बेंगलोर में, और इसकी 2 प्रेस हैं जो नोट हैं उसको छपते हैं जहाँ पर। ठीक है, तो उसकी 2 प्रेस हैं, एक है मैसूर कर्नाटका में, दूसरा है साल्बोनी वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट है हमारा नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन है रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का। ये हमारा जो नाबार्ड है वो स्टैब्लिश हुआ था 12 जुलाई 1988। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नाबार्ड की स्टैब्लिशमेंट कब हुई? तो वो है 12 जुलाई 1988। नेक्स्ट है हमारा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 15 जुलाई 1978। इसका मेन पर्पस होता है जो भी हम बैंक में अपनी अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं उसका इंश्योरेंस होता है। ये जो है ये हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है जितना भी हमने बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करा रखा है। तो करंट जो लिमिट है उसके अकॉर्डिंग बैंक सिर्फ हमारी 5 लाख तक के इंश्योरेंस को कवर करता है। यानी कि बैंक में तो हमने कितना भी अमाउंट डिपॉजिट करा रखा हो, लेकिन जो हमारा इंश्योरेंस लिमिट है कि अगर बैंक डूब जाता है, बैंक से जो हमें पैसा रिकवर होगा, जो इंश्योर्ड अमाउंट होगी वो 5 लाख मैक्सिमम 5 लाख तक ही होगी। और ये हमारा जो ये है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ये स्टैब्लिश अंडर DICGC एक्ट 1961। तो दिस इज ऑल अबाउट द आरबीआई। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि आरबीआई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बनते हैं, तो उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि आरबीआई कब स्टैब्लिश हुआ, जो कि हुआ 1935 में। आरबीआई का एक्ट क्या है? 1934। किसके रिकमेंडेशन पे आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया? तो वह हिल्टन यंग कमीशन। नेक्स्ट मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था कि इसका जो हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, वो है मुंबई में। इसके 4 जोनल ऑफिस हैं DMCK में, यानी कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई एंड कोलकाता। इसका जो हेड ऑफिस है इनिशियली वो कैलकाटा में था, बाद में उसे मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। तो वो डेट है हमारी 1937 जब इसको कैलकाटा से मुंबई में शिफ्ट किया गया। इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ आरबीआई का? तो नेशनलाइजेशन हुआ इसका 1949 में। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे आरबीआई हमारी इंडिया का सेंट्रल बैंक है, ऐसी कौन सी 2 कंट्रीज़ हैं? ये क्वेश्चन पहले हमारे नेट में आ भी चुका है एग्जाम में कि ऐसी 2 कंट्रीज़ कौन सी हैं जिनका आरबीआई ही पहले सेंट्रल बैंक रह चुका है ऑलरेडी। इंडिया के अलावा ऐसी कौन सी 2 कंट्रीज़ हैं जिनका आरबीआई सेंट्रल बैंक के तरह काम कर चुका है? तो उनका नाम है पाकिस्तान एंड बर्मा। दीज आर द 2 कंट्रीज़ जिनका जो सेंट्रल बैंक है वो आरबीआई ही रह चुका है। उसके बाद है हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, उसके कितने मेंबर्स होते हैं? जैसे कि 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें कि एक गवर्नर होता है, 3 मेंबर्स आरबीआई अपॉइंट करती है, 3 मेंबर्स हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो अपॉइंट करती है। प्लस आरबीआई के मैनेजमेंट में टोटल 21 मेंबर्स होते हैं, जो मैंने अभी पूरा डिस्कस किया आपको। ठीक है, इसके बाद जो हमारी बैंक नोट प्रेस है, जहाँ पर नोट पब्लिश होते हैं, वो है हमारी देवास, जो कि मध्य प्रदेश में स्टैब्लिश है। ठीक है, तो ये होती है हमारी देवास में। उसके बाद है कि इसकी सब्सिडरीज़ कौन कौन सी हैं, जो अभी हमने 4 टाइप की सब्सिडरीज़ पढ़ी। हर एक सब्सिडरी की डेट ऑफ स्टैब्लिशमेंट क्या है, तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारी MPC है वो उसकी फर्स्ट मीटिंग मुंबई में हुई थी। कब हुई थी? 3 अक्टूबर 2016 को हुई थी। तो दीज ऑल आर द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ आरबीआई। तो ये सारे क्वेश्चंस पहले यूजीसी नेट एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, तो इन्हें ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।